Good morning student. Today we are going to discuss the next topic of carboxylic acid, physical properties of carboxylic acid. Physical properties of carboxylic acid में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर बीच में आप स्किप कर गए तो आपके बहुत सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं समझ में नहीं आएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले नंबर पे आती है, देखिए आप चेक करते रहना, नंबर 1 C1 to C3। C1 to C3 मतलब कार्बन नंबर 1 से लेकर 3 कार्बन एटम तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ मैं COOH लिख देता हूँ, ये किस तरह के होते हैं? लिक्विड हैं। लिक्विड कब हैं ये पूछा जाता है हमेशा, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे किस एग्जिस्ट करेंगे? ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे जैसे रूम टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इनकी जो लिक्विड स्टेट है वो भी कैसी हो जाएगी? वेपर फॉर्म में आने लग जाएंगे। मींस C1 to C3 कार्बन नंबर 1 to लेके कार्बन 3 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो लिक्विड होते हैं। कब? रूम टेम्परेचर पे। पूछ लेते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, दूसरी इनकी एक और ख़ास बात है, दे हैव अनप्लीजेंट स्मेल। इनमें अनप्लीजेंट स्मेल आती है, यानी कि इनको अगर स्मेल करें तो वो अपन को क्या है? अनप्लीजेंट स्मेल मिलेगी। ठीक है, सेकंड जैसे मैं बात करूं अब C4 to C9, कार्बन 4 से लेके कार्बन 9 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये भी कैसे होंगे? ये ऑयली लिक्विड होते हैं। कई किताबों में C1 to C9 तक सीधा लिक्विड बोला है, लेकिन C4 to C9 ऑयली लिक्विड। और ऑयली लिक्विड कब है? वो भी रूम टेम्परेचर पे। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, चेक करना जो है क्या कहते हैं, कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में दे एग्जिस्ट एज ए ऑयली लिक्विड। इनमें जो स्मेल आएगी अनप्लीजेंट होगी, और कैसी होगी? रेंसिड बटर, सड़े हुए मक्खन जैसी जो है स्मेल आती है बेटा। ठीक है, तीसरी जैसे मैं बात करूं एबव C9 दे एग्जिस्ट एज वैक्सी सॉलिड। C9 से ऊपर वाले वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो भी आपके क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक खास बात और ध्यान रखनी है, दे डोंट हैव एनी स्मेल। इनमें किसी तरह की स्मेल नहीं आएगी। तो बेटा पता चला आपको C1 to C3 मीन्स कार्बन नंबर 1 to कार्बन नंबर 3 वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं लिक्विड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे अनप्लीजेंट स्मेल होती है। C4 to C9 ऑयली लिक्विड है, किस पे? रूम टेम्परेचर पे। और इनमें कैसी स्मेल आएगी? रेंसिड बटर, सड़े हुए मक्खन जैसी स्मेल आएगी। C9 से ऊपर वाले वो सारे के सारे कैसे हैं? वैक्सी सॉलिड हैं। क्यों? और वैक्सी सॉलिड होते हैं, प्लस इनके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आती है। दूसरी बात आती है आपके सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, देखो सॉल्युबिलिटी, सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी का मतलब कौन कितने जल्दी से वाटर के अंदर घुलेगा। सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट 4 मेंबर आर soluble in वाटर। पहले जो 4 मेंबर हैं वो पानी में घुलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/,
number of carbon atom, means whenever the carbon atom will increase then solubility will decrease. अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि when number of carbon atom increase means number of alkyl groups increase, and alkyl group आपके क्या होते हैं? alkyl groups are hydrophobic in nature. हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से वेन एवर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज. ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना इसी में आगे. फर्स्ट 4 मेंबर आपके क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है. सॉल्युबिलिटी घटेगी कब? व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे. नंबर ऑफ कार्बन एटम मींस एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे, और एल्काइल ग्रुप आपके कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं. ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बेंजोइक जो एसिड है, बेंजोइक एसिड की जैसे मैं बात करूं, बेंजोइक acid will not dissolve in cold water. ये कोल्ड वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, बट इट डिजॉल्व इन हॉट वाटर. हॉट वाटर में ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा. ठीक है बेटा. इसके बाद आती है आपकी बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. तीसरी नंबर जो प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट की, जैसे मैं बात करूं, चेक करना आप, जैसे बॉइलिंग पॉइंट BP. बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट of carboxylic acids are always higher than comparable हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास. कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हमेशा कंपरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले, हाइड्रोकार्बन हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो और अल्कोहल हो, इन सब से हमेशा क्या होंगे? ज़्यादा होंगे. अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जिसको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. देखो यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, BP से रिलेटेड ये पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछ सकता है. और रीज़न क्या है इसका हायर होने का? स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कंपरेबल मॉलिक्यूलर मास जो हाइड्रोकार्बन हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, अल्कोहल, उनसे ज़्यादा होते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूँ एक, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तभी अपन को ये कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा. और कंसेप्ट इज अ पावर. अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप निश्चित है कि आप उसका सही जवाब देंगे. यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, द BP of carboxylic acid is higher than
एल्कोहल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और पूछा जाता है क्यों होता है। अब यहाँ देखना बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्कोहल से ज़्यादा होता है, क्यों होता है? तो अपन इधर कंपेयर करें, जैसे ये मेरा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये मेरा कोई एल्कोहल है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो OH ग्रुप है ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गली पोलराइज्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? स्ट्रॉन्ग EWG, स्ट्रॉन्ग EWG है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से OH जो है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गली पोलराइज्ड होता है। और स्ट्रॉन्गली पोलराइज होने की वजह से इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया बेटा? OH group is strongly polarized due to presence of strong electron withdrawing group in carboxylic acid, but at here there is no EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं एल्कोहल में। तो जो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो किसकी कंपैरिजन में? इस कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन में क्या होगा? कमज़ोर होगा। और कमज़ोर होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हमेशा ज़्यादा होंगे। एक बात और दोबारा देख लो, द OH group in carboxylic acid is highly polarized due to presence of strong electron withdrawing group C double bond O। C double bond O कैसा है? strong electron withdrawing group है। Due to this it always form strong intermolecular hydrogen bond, while in alcohol there is no electron withdrawing group, that's why it form weak intermolecular hydrogen bond, and due to this reason the boiling point of कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज हायर देन एल्कोहल। ठीक है, एक तो रीज़न ये था। दूसरा अपन इसमें और एक और रीज़न बता सकते हैं। देखो दूसरा जो है क्या कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या करता है? डाइमर बना लेता है। और डाइमर बनने की वजह से, देखो डाइमर कैसे बनेगा कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, दूसरा जो है क्या कहते हैं रीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होती है क्या? होती है। तो यहाँ एक ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज, और ये ऑक्सीजन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। स्ट्रक्चर की भी जैसे मैंने बताया था उस टाइम भी आपको पता चला होगा कि ये ऑक्सीजन क्या करता है? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। और ये यहाँ हाइड्रोजन है, ये बैकअप देता है कार्बन को, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव जो है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या करता है? इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच में, यानी कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के साथ किस तरह की बॉन्डिंग में जाएगा? ये यहाँ पे इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, और इसी तरह से यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना। उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या बन जाता है? डाइमर बन जाता है। और इस डाइमर बनने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट वेपर फेज में भी इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से जनरली इसका 60 होता है, लेकिन
इसका जो अपन कैलकुलेट करते हैं तो 120 आता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट बेटा, दोबारा से देख लो दूसरा रीज़न क्या है, बिकॉज इट विल फॉर्म डाइमर। डाइमर कैसे बनाता है, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसी तरह से। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, डाइमर बनेगा, और उस डाइमर को वेपर फेज में भी ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके बाद बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। देखो मेल्टिंग पॉइंट में रेगुलर पैटर्न नहीं दिखाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर पैटर्न नहीं दिखाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड MP C1 to C10। अब यहाँ देखना एक अल्ट्रेशन इफेक्ट काम करेगा, या ऑसिलेटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। अल्ट्रेशन इफेक्ट में जैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ द COOH carboxylic acid which has even number of carbon atom always have higher melting point than odd number कार्बन एटम। ये एक स्टेटमेंट लिख दिया अपन ने। इस स्टेटमेंट के हिसाब से C1 to C10 अल्ट्रेशन इफेक्ट दिखाएंगे। अल्ट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है, एक स्टेटमेंट है कि द कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनके मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ऑड नंबर वालों से ज़्यादा होते हैं। इवन नंबर में जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, ये इस तरह से है CH3 CH2 CH2। ठीक है, इसमें इवन कार्बन एटम है और वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें 5 कार्बन एटम है और इसमें 1 2 3 4 इवन और ऑड। स्टेटमेंट लिखा हुआ है द कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑलवेज हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन वाले में क्या होता है, ये यहाँ पे आप देखिए, इस अल्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आप CH3 एंड COOH किस डायरेक्शन में, बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ईजिली क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल लेटिस में ये फिट हो जाएंगे। इवन नंबर वाले में, इवन नंबर में बोथ मिथाइल एंड COOH आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ड्यू टू दिस अपोजिट डायरेक्शन दे ईजिली फिट इन क्रिस्टल लेटिस। और क्रिस्टल लेटिस में फिट होने की वजह से ये जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाते हैं। यहाँ देखिए CH3 एंड COOH सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ईजिली क्या हो जाएंगे, ये फिट नहीं होते हैं। ईजिली फिट नहीं होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये अल्ट्रेशन इफेक्ट है और ये अल्ट्रेशन इफेक्ट लगेगा कहते हैं, अल्ट्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ऑसिलेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, C1 to C10 तक। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो आप, वो द कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑलवेज हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इवन वाले में क्या होगा, बोथ CH3 एंड COOH आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन दे इजीली फिट इन क्रिस्टल लेटिस, दैट्स वाई देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। वाइल इन ऑड नंबर, इवन वाले में तो दोनों डिफर हैं, इजीली फिट हो जाते हैं। चेक करते रहना आप, एक इधर लिखा हुआ और एक इधर लिखा हुआ, 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इजीली क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। इजीली फिट होने की वजह से इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। ऑड वाले में एक ही डायरेक्शन में इजीली फिट नहीं हो पाएंगे और इसको क्या है, अपन जो है क्या कहते हैं, आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स
इवन कार्बन एटम वालों का, इवन कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, ऑड के कंपैरिजन में। इसको बोलता हूँ, इस इफेक्ट को मैं बोलता हूँ अल्टरनेशन इफेक्ट या ऑसिलेशन इफेक्ट। ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, C1 to C10, मतलब कार्बन नंबर 1 to कार्बन नंबर 10 तक ये एप्लीकेबल है। बेंजोइक एसिड की बात करें तो वो क्रिस्टल लेटिस में उसकी ज्योमेट्री की वजह से आसानी से क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। फिक्स होने की वजह से उसका भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।